हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, आज है आपका 15 फरवरी एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम पूरे दिन का ओवर हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में किस टाइप से मैथ का पैटर्न पूछा गया है। ठीक है, तो जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है तो फ्रेंड्स आप लोग देख के थोड़ा एक बेसिक्स आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप से आपका मैथ का पैटर्न पूछा जा रहा है। ठीक है, ताकि आप उसी तरीके से मैथ की प्रैक्टिस कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए उससे पहले वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करने से एक बार मैं फिर आप लोगों को याद दिला दूं फ्रेंड्स कि आपका जो भी क्वेश्चन है वो एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पास आपको डाटा इधर से उधर देखने मिल सकते हैं, बाद बाकी पैटर्न पूरे सेम टू सेम इसी टाइप से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं अब आपका। तो ये देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पास क्या बोला गया आपसे, 40 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 8 दिन में संपन्न करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। ठीक है, तो ये आपका वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन है, यानी आपका समय और कार्य से क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहां से आपका हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपका जरूर पूछ लिए जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका इस टाइप से किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था मैंने आपको प्रीवियस में भी करा चुका हूं। ठीक है, पिछले जो 4 दिन में पूछा गया था। अब इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। ठीक है, यहां पास आपका जो हो रहा है, क्या बोला जा रहा है, आपका 40 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ये वाला आपका पूरा कार्य इस आदमी के लिए होगा, और ये वाला जो चीज होगा वो आपको बोला क्या, उसी कार्य को 8 दिन में संपन्न करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। तो ये वाला जो कार्य होगा वो ये वाले आदमी करेंगे, जो कि ये दोनों कार्य एक समान था, तो इसलिए मैंने इसको बराबर कर दिया। अब आप देखिए आपके पास क्या है, 40 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में, तो आपका M यहाँ पास क्या था, तो आदमी था, यानी आपका 40 व्यक्ति और आपका D1 क्या हो जाएगा, तो आपका कितने दिन में कर रहे थे, मतलब आपका जो 40 व्यक्ति तो आपका 12 दिन में कर रहे थे। अब यहाँ पास कार्य तो बराबर है तो मैं इक्वल टू दे दे रहा हूँ, और M2 यहाँ पास क्या बोला आपका, उसी कार्य को 8 दिन में संपन्न करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। तो यही तो आपसे पूछा है, M2 मतलब आपका कितने आदमी चाहिए। तो यहाँ पास आपको नहीं पता तो थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए, और D2 कितना दे दिया, तो आपको 8 दिन में ही वो कार्य होने चाहिए, मतलब 8। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 8 आपका नीचे आ जाएगा, यहाँ से आपका कट जाएगा, तो कितना आ गया मेरा, ये 5 बार में तो 12×5 = 60। ठीक है, यानी मेरा 8 दिन में कितने आदमी चल लगेंगे, तब तब आपका 60 व्यक्ति की जरूरत होगी, तभी जाके वो आपका कार्य आपका पूर्ण रूप से खत्म होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पास एक तो मैं और बता देता हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चन आपका 2-3 ठो और फ्रेम होते हैं। ठीक है, यहाँ पास तो मैं आपको बता दिया फॉर्मूला क्या, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। ठीक है, कभी कभी आप लोगों ने इस टाइप का ही फॉर्मूला देखा होगा। यहाँ पास आपका फिलहाल अभी देखिए क्या बोला गया था, 40 व्यक्ति किसी कार्य को मतलब क्या हो रहा था, यहाँ पास आपको क्या बोलते थे, कोई कार्य है, मगर आपको ये नहीं बताया था कि कौन सा कार्य है, मतलब कितना कार्य है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने बस M1 और D1 का इस्तेमाल किया। ठीक है, जब आपको बोल दे 40 व्यक्ति आपका 3 कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब उस समय आपको जब वो कार्य भी दे देगा कि जैसे 4 कार्य करे या 5 कार्य करे, ठीक है, तो तब जाके उस समय क्या फॉर्मूला लगाना होता है, तब उस समय M1 D1, यहाँ पास उस समय W भी लगा दीजिएगा, W1, और इस समय यहाँ पास W2। ठीक है, यानी आपका इस टाइप से क्वेश्चन कैसा होगा, तो इस तरीका से होगा, 40 व्यक्ति किसी कार्य ने 40 व्यक्ति 12 दिनों में अगर 3 कार्य कर सकते हैं, तो उसी मतलब फिर 5 कार्य को 8 दिन में करने के लिए कितने व्यक्ति लगेंगे। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन फ्रेम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पास आपको W1 में क्या बैठाना है, तो जो आपका कार्य रहेगा आपको यहाँ लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पास फिलहाल आपको किसी कार्य को बोला गया था, तो वो कार्य आपको नहीं पता चला, तो यहाँ पास वो कार्य को हम लोग एक मान लिया। ठीक है, एक मान लिया, और यहाँ भी एक मान लिया, तो आपका कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसलिए अगर आपको कभी बोल दे कि वो कितना कार्य है, तो आपको वहां कार्य को लगाना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। और एक मैं और बता देता हूँ साथ में, फिलहाल वो तो क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं आपको हल्का बता देता हूँ। एक तो और होता होगा, आप लोगों ने देखा होगा M1 D1 और H1। ठीक है, इक्वल टू क्या होता होगा, M2 D2 और H2। इस समय H2 भी आपके पास आ जाता है, और साथ में आपका W1 तो हमेशा चलता ही चलता है, क्योंकि उस समय कार्य तो कोई, कभी आपको कुछ भी हो रहा है, कभी ना कभी तो कार्य हो रहा है ना, बस कभी कभी क्या होता है, कार्य आपका कोई बताता नहीं है, इसलिए आपका हमेशा एक रहता है, तो जिस कारण से वो आपको दिखता नहीं है, वैल्यू में कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है,
उम्मीद करते हैं समझ रहे हैं। अब फिलहाल यहाँ पर H1 क्या हो जाता है, तो कभी कभी बोल देता है क्या कि 12 दिन तो काम कर रहे हैं, मगर 12 दिन में वो कितने घंटे काम करके कर रहे हैं, तब उस समय आपको एच का यूज यहाँ पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, जब आपको उसी तरीके से बोलते हैं 8 दिन में अगर वो कर रहे हैं और मगर वो 3-3 घंटा करके कर रहे हैं, तब इस जगह पे आप 3 घंटा को बैठाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है और बाद बाकी कुछ ही और यही 3 होता है, उसके बाद आपका कुछ नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने समझा होगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग नहीं छोड़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पास मेरा आंसर आ चुका था 60। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो याद है क्या बोला आपसे, यदि दो गोले के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 हो तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बार बार बता चुका हूं अभी पिछले 3-4 दिन से कि आपको मेंसुरेशन का या फिर आप एडवांस मैथ बोलिए उसके सारे के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका इस एग्जाम में आपका सभी चीज से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जा चुका है। ठीक है, क्षेत्रफल और आपको आयतनों हमेशा मतलब कि जिसका ही बात कीजिए, आप सिलेंडर की बात कीजिए, कोण की बात कीजिए, वर्ग की बात कीजिए, आयात की बात कीजिए, वो सारे चीज आपको फॉर्मूले आने चाहिए, तभी जाके आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास भी आपको क्या बोल दिया, यदि दो गोलों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 हो तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको गोले का आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो आपका क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है आपका 4πr² होता है। ठीक है, ये होता है आपका गोले का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आपको क्या बोल दिया, उसका मतलब दो तो कोई गोला है जिसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, तो 4:9 है। ठीक है, तो यहाँ पास मैंने दो गोले को मान लिया और दोनों का अनुपात मेरे पास दे दिया, क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, तो अब देखिए आपसे क्या पूछा, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा, और आपको पता होना चाहिए कि आयतन आपका गोले का आयतन कितना होता है, किस तरीके से निकालते हैं आपका आयतन। तो आपका होता है 4/3πr³। ये होता है इसका फॉर्मूला आयतन का, गोले का। तो अब देखिए, अब देखते हैं इसको, अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए दो गोलियों का क्या दिया था, क्षेत्रफल का अनुपात। तो मेरा क्या था, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो अभी मैंने बताया आपको 4πr²। ठीक है, और दूसरे वाले का क्या होगा, तो 4πr1²। ठीक है, ये आपका दोनों जगह तो आपका ये आपका रेडियस जो है वो आपका तो सेम नहीं होगा। ठीक है, तो ये कितना दे दिया, तो मेरा 4/9 दे दिया है। ठीक है, अब देखिए 4π कट गया ऑलरेडी, यहाँ पास आपका r² है और यहाँ पास भी आपका ये है, तो अब तो ये कटेगा नहीं क्योंकि आपका दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पास मेरा क्या आ जाएगा निकल के, तो यहाँ पास मेरा आ जाएगा आर, आ जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि दिख रहा होगा आपको ये 2 और 3 का स्क्वायर में। ठीक है, तो ये 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ पास मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा 2 और यहाँ पास आपका R1 का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, यानी मेरा ये रेडियस निकल के आ गया। अब आपको क्या पूछा था, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो आयतन का अनुपात कितना होगा, तो आपका फॉर्मूला मैंने अभी बताया क्या, 4/3πr³। ठीक है, ये आपका पहले वाले का हो गया और दूसरे वाले का 4/3πr1²³। ठीक है, तो ये भी फिर से कट गया, ये भी पाई भी कट जाएगा। तो अब यहाँ पास मेरा क्या हो जाएगा, तो अभी मैंने रेडियस क्या निकाला था, तो 2/3 था, तो यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो ये आपका 8 हो जाएगा और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8/27। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। अब इसके लिए आपको बस फॉर्मूले सबके आने चाहिए, तभी जाके आप इसको इजिली बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। और इस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सिलेंडर का भी पूछा जा चुका है, कोन का भी आपका पूछ लिया जा चुका है, तो आप लोगों को ये सारे के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और सिंपल सिंपल फ्रेंड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा बात नहीं है कि आप उसको बना नहीं सकते, आप फॉर्मूला अगर जान रहे हो तो आप इजिली बना लेंगे। ठीक है, याद है कि आप सब क्या बोला गया आपसे, जब 14,000 रुपए को 10% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किया जाता है तो 3 वर्ष बाद उसमें ब्याज कितना होगा। तो फ्रेंड देख लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से आपको एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को आपके शिफ्ट में जरूर एक तो क्वेश्चन आपको देखने जरूर मिलेंगे। ठीक है, और इसमें भी आपको किस टाइप से क्वेश्चन है मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो एक टाइप का क्वेश्चन आपको सिंपल यहाँ पास क्या बोला फिलहाल चक्रवृद्धि ब्याज में, तो आपको डायरेक्ट ब्याज दर आपको निकालने बोला है 3 साल के लिए और आपका 10% का ब्याज दर लग रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले सबसे पहले तो आपका कितना राशि है, तो ये आपका 14,000 है। तो सबसे पहले देखिए इसका फॉर्मूला होता है, तो आपको फॉर्मूला इसका याद करने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझने का जरूरत है कि हो क्या रहा है, तब ताकि आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 10% से आपका जब ब्याज दर लग रहा है, 10% जब ब्याज दर लग रहा है, तो किस तरीका से आप निकालेंगे, मतलब उसका 3 साल में टोटल उसका ब्याज मतलब कितना प्रतिशत उसका ब्याज लगेगा, तो ये चीज़ आप पहले निकाल लीजिए। अगर आपसे डायरेक्ट बोलता कि ये अगर साधारण ब्याज में हो रहा होता तो आप उस समय क्या करते, तो 10
गुना 3 कर देते, यानी पूरा 3 साल का टोटल ब्याज कितना होता साधारण ब्याज में, तो 30% ही होता इसका, ये 14,000 का। ठीक है, तो ये मेरा साधारण ब्याज निकलता। मगर यहाँ पास आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज किस तरीके से निकालेंगे, तो देखिए छोटा सा फॉर्मूला है। आप वो फॉर्मूले को मैं बात नहीं करूंगा जो आपके बुक में आप लोगों को देखने मिलते होंगे। यहाँ पास आप क्या कीजिएगा, 2 साल का कभी भी फॉर्मूला होता है तो किस तरीके से निकालते हैं, उसमें आपसे चक्रवृद्धि ब्याज का जितना भी साल का बोले आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर 2 साल का बोलता 10% का अगर ब्याज दर आता तो किस तरीके से निकालते, तो 10 + 10 + 10 गुना 10, ठीक है, बटा 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 10 क्या 100 हो गया, और 100 भाग हो गया, कट के 1 हो गया, या यहाँ से देखिए 10 + 10 कितना हो गया 20, और 20 और 1 21, यानी 2 साल का जो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा, तो 21% होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। तो आपसे बोला क्या 3 साल के लिए, और ब्याज दर आपका 10 ही है, तो ठीक है, तो मेरा 2 साल का कितना हो गया, तो 21 हो गया। अब तीसरा साल के लिए भी फिर निकालेंगे, तो 21 + 10 + 21 गुना 10, यहाँ पास 100 से भाग दे दीजिए तो 1 0 1 0 कट गया, यहाँ से आप फिर 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये 2.1 हो जाएगा। फिर जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, तो ये आपका 31 + 2.1, तो कितना हो गया टोटल, तो 33.1, यानी आपका जो 3 साल के लिए ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, तो 33.1% आपका ब्याज लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ऐसे ही चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा। ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं आपको जो फॉर्मूला मिलते हैं बड़े बड़े उस टाइप का आपको सॉल्व करने का, इसमें आप करेंगे तो कभी भी आपको तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, इसमें आपको 3 साल बोला तो आपने 3 साल के लिए ऐसे निकाला, अगर आपको 4 साल बोलता तो फिर आप 4 साल के लिए भी ऐसे ही चलते। ठीक है, मगर आपको 4 साल देगा नहीं। ठीक है, मगर करना होता तो आप इसी तरीका से बढ़ते चलिए। ठीक है, तब जाकर उसका निकाल दीजिए। तो फिलहाल यहाँ पास मेरा कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का, तो 33.1। ठीक है, वैसे ये ऐसा नंबर है आप इसका याद करके खुद से रख सकते हैं। ठीक है, जब भी बोला जाए तो आपको उसको निकालने का जरूरत ही ना हो। ठीक है, जो आपका मेन नंबर होता है, क्योंकि आपको हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा ही नंबर देखने मिलता है जिसका जल्दी निकाल दिया जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पास कितना होगा, तो 14,000 का कितना प्रतिशत मेरे को निकालना है, तो 33.1 निकालना है। ठीक है, बस इसका यही तो ब्याज होगा, तो 2 जीरो कट गया, और यहाँ से देखिए ये जीरो, ये आपका जीरो से कैंसिल कर गया, तो बस 14 को इससे गुना कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो आपको चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ, आपको मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, एक आपका चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को दोनों का अंतर से भी पूछा जा रहा है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन अभी दिखाता हूँ, मैंने रखा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन याद है क्या बोला आपसे, यदि x y से 60% ज्यादा है तो y कितना प्रतिशत कम है x से। तो फ्रेंड सिंपल है, इसको तो मैं पहले भी बता चुका हूं। क्या बोला जा रहा है, x y से 60% ज्यादा है, x y से 60% ज्यादा, मतलब x ज्यादा है, यानी अगर आपका y 100 है तो x कितना है, तो 160 है। ठीक है, अब वो क्या पूछा आपसे, y कितना प्रतिशत कम है x से, तो देखिए कितना कम दिख रहा है आपको, तो ये 60 कम दिख रहा है। और किससे कम का बात किया जा रहा है, तो x से कम बात किया जा रहा है। ठीक है, तो अब x से कम है तो 160 से, अब बटा यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका 5 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, और यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो 8 सते 56, यहाँ पास आ गया 5। तो ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका इतना प्रतिशत वो कम है। ठीक है, आपका x से। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये आप लोग ये समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला गया आपसे, फिर से 4% ब्याज की दर से 2 वर्षों में 625 का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर निकाले। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, मैंने आपको बोला इस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछे जा रहे हैं, या तो फिर आपको उस टाइप से सिंपल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होता है मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था, 2 साल के आपको चक्रवृद्धि या साधारण ब्याज के अंतर वाले क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, तो आपको क्या बताया था, देखिए यहाँ पास आपका देख लीजिए 2 टाइप से फॉर्मूला को यही घुमा दिया जाता है। यहाँ पास आपको क्या बोला, अंतर निकालने बोला है। ठीक है, तो हमको पहले प्रिंसिपल को निकालने, मतलब कि जो उसका मूल राशि होता है उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, जब आपका ब्याज में अंतर हो, तो मैंने क्या बताया था आपका अंतर। ठीक है, अंतर गुना 100। ठीक है, क्योंकि 2 साल का है, और यहाँ पर बटा भाग किसे देते थे, तो आपका रेट से देंगे, जो आपका रेट है, तो 2 साल के लिए तो 4 गुना 4 बस। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, तो आपसे अंतर पूछा है, तो देखिए अंतर को आप वहीं रहने दीजिए। ठीक है, आप इसी को घुमाइए ना, यही तो फॉर्मूला होता है, आप इसको घुमाते चलेंगे अब बनते चलेगा। तो यहाँ पास अंतर को रहने दीजिए, ये 4 4 क्या हो जा रहा है, ये आपका 16 हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पास 16 आपको 16 की, अब यहाँ पर प्रिंसिपल मेरे पास दिया हुआ भी है 625, जो आपका मूल राशि वो दिया हुआ है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट अब सॉल्व करता हूँ। ठीक है, 625 है, ये आपका 625, और यहाँ पर 16 आपका चले जाएगा,
अब फिर देखिए ये अंतर वहीं रह जाएगा और ये 200 दो ठो 100 है वो आपका नीचे आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, उसको जरूरत ही नहीं है आपको इतने सारे फॉर्मूले याद करने के, ठीक है। इसका याद कर करके तो आपको बस अंतर ही तो निकालना, तो ये आपका अंतर वहीं का वहीं रह जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 का पाड़ा में 25 बार में, 25 का पाड़ा 4 बार में, ठीक है। 4 का पाड़ा में ये कितना हो जाएगा आपका 4 बार में हो जाएगा, फिर 25 का पाड़ा में 4 बार में, 4 4 कट गया यानी आपका 1 आ गया। तो अंतर क्या आया आपका 1 आया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो गया मेरा 1। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग ये समझे होंगे। चलिए आपसे अब इसमें अंतर पूछा है, कभी आपसे पूछ ले कि आपको दे दिया जाए अंतर ही दे दिया जाए और आपसे पूछ ले प्रिंसिपल मूलधन, तो आपको कैसे निकालना है मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए और आपसे 3 साल के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, और ऐसे तो 3 साल का अभी तक एक बार भी नहीं पूछा गया है, मैं आपको बता चुका हूँ फिर भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यदि a अनुपात b आपको दे दिया 5:4 दे दिया हो तो a बटा 1/a गुना 1/b, ये आपको इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग बना ही लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 5/4 तो बस इसका वैल्यू डाल दीजिए, बस आपका बन गया, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका एक जरूर पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी रकम का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए है, इसी दर से इतने ही समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग दिखा होगा, मगर चीज है फ्रेंड वही, आप सिर्फ समझिए। मैंने अभी आपको बताया जो कॉन्सेप्ट चीज वही है, आपको सिर्फ बताना क्या है, तो आपको बताना साधारण ब्याज। तो यहाँ क्या है आपका 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी रकम का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपया है। तो मैंने आपको क्या अभी बताया था कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज पहले होगा कितना, कि कोई भी रकम कोई भी हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपका ब्याज दर दे दिया 10 और 2 साल के लिए बोला जा रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पहले होगा कितना पूरा 2 साल के लिए। तो कैसे मैंने बताया था 10 + 10, यहाँ पर 10 × 10, तो कितना हो गया था टोटल मेरा 10 10 20 और यहाँ पास 1, तो यानी कितना होगा, तो 21% होगा मेरा पूरा वो आपका राशि का चक्रवृद्धि ब्याज। तो वही तो मेरे को दे दिया, क्या दे दिया, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, यानी आप बोल सकते हैं कि आपका 21% का वैल्यू है क्या, तो 420 है। अब आपको 420 पता चल गया यानी 21% का, तो अब तो मूल राशि निकाल ही सकते हैं। तो यानी 21 से यहाँ पर गुना करके 100 से भाग दे दीजिए, यानी आपका 100% ही तो होता है आपका मूल राशि। तो यहाँ से आपका कट जाएगा कितना 2 बार में, यानी आपका 2000 रुपया मूल राशि है। अब आपको क्या निकालना, साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज के लिए क्या होगा, तो आपके लिए क्या बोला था, इसी दर से, ठीक है, इसी दर से इतने ही समय के लिए, यानी 10% का ब्याज लगेगा 2 साल के लिए लगेगा। तो 2 साल के लिए कितना लगेगा, तो 20% लगेगा, ठीक है, 20% लगेगा। तो 2000 का 20% निकाल लीजिए तो कितना होगा 400, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे, या फिर आप पहले ही आपको समझ आ जाएगा क्या कि आपको 21% का वैल्यू तो आपके पास आ गया था 420, ठीक है, यानी आपका तो ये चक्रवृद्धि ब्याज से आया था। आपको निकालना क्या था, इसी दर से इतने ही समय के लिए साधारण ब्याज निकालना था, यानी 20% का तो वैल्यू आपको चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से आप खुद से भी निकाल सकते थे 21 को दे के, यहाँ से यही चीज, तो घुमा फिरा के यही बात पढ़ने वाला है, ठीक है। 2 यानी 20 × 20 तो क्या होगा 400। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग समझे होंगे। तो फ्रेंड चीज वही रहता है, बस आपको घुमा घुमा के चीज को आपके सामने देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, यदि यदि दो कोई वस्तु को प्रत्येक 720 रुपए में बेची जाती है, पहले वस्तु को 25% मुनाफे में और दूसरे वस्तु को 25% हानि में, तो लाभ या हानि क्या हुई आपको उसको प्रतिशत बताना है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए ये क्वेश्चन आपका आज पूछा गया था और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया भी होगा, ठीक है। यहाँ पास सिर्फ एक चीज देखना होता है और कुछ देखने का जरूरत नहीं होता। यहाँ देखिएगा, कभी भी ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है आपका, यदि दो कोई वस्तु को प्रत्येक 720 में बेची जाती है, यानी आपका कोई 2 वस्तु है उसको आपको बेच रहा है, दोनों को 720 रुपए में बेच रहा है, यानी आपका जो बेचने का जो चीज हो रहा है, यानी जो आपका विक्रय मूल्य हो रहा है वो दोनों समय में आपका सेम हो रहा है, यानी विक्रय मूल्य आपका सेम है। तो इस केस में आपको क्या होगा, कभी भी आपको हमेशा घाटा ही होगा, ठीक है। इस केस में अगर कभी भी बोले कोई 2 चीज है आपको एक ही दाम में बेचा जा रहा है तो हमेशा उसको घाटा ही होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। और कभी कभी आपको क्या बोलते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन में बोल देता है क्या, कभी कभी कि आपको कोई 2 चीज को खरीद रहा है एक ही दाम में फिर जाके बेच रहा है, तब उस समय आप कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान दीजिएगा। फिलहाल आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि आपका जो 2 चीज खरीद रहा है वो आपका एक ही आपका विक्रय मूल्य में ही खरीद रहा है, ठीक है। यहाँ पास आपसे डायरेक्ट बोल दिया था, वहां पर खरीद ही नहीं रहा था, ठीक है। यहाँ पास आपका डायरेक्ट बेच रहा था, तो यहाँ पास हमेशा घाटा होगा। और आप लोगों को इसका फॉर्मूला पता है, क्या बोला था, पहले वस्तु में 25% मुनाफा और दूसरे में 25% हानि। तो इसका क्या होता है आपका, तो देखिए प्रॉफिट इंटू लॉस बटा 100,
यानी आपका यही आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पास मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा था, तो यहाँ पास मेरा प्रॉफिट हो रहा था 25 और लॉस कितना हो रहा था, तो -25 होगा। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ +25 होगा तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा। और यहाँ पर बटा 100, तो यानी क्या हो जाएगा 625, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 100, तो यहाँ पर क्या होगा 25 का पार्ट में 25 हो गया और यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ इसको और एक दिख गया, डायरेक्ट 2 जीरो लगा दीजिए ना, तो 6.25 ये माइनस में रहेगा, तो यानी क्या होगा, घाटा होगा। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ हमेशा घाटा ही होता है इस केस में। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ आपका सलीकरण से क्वेश्चन है और सलीकरण से क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने मिलेंगे। ठीक है, और एक तो आपका परसेंटेज पे बेस सलीकरण रहता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस में करा चुका हूँ। ठीक है, इसलिए मैं इसको यहाँ नहीं लिया हूँ। तो फिलहाल इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सिंपल 9 9 81, 81 है 4, 85, 85 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए भाग है ना, तो मैंने आपको बता चुका हूँ, बहुत पहले भी बताता हूँ, अगर आप मेरे को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ आपका भाग है तो क्या होगा, जब ये गुना में बदलेगा तो क्या होता है, इसके बाद वाला नंबर उल्टा हो जाता है, यानी आपका ये चीज़ ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी पहले क्या होगा, 11 3 33 और एक 34, यानी 34/3 होगा, मगर ये जब मैंने गुना में बदला तो ये आपका उल्टा हो जाएगा, तो ये आपका 3 ऊपर चल जाएगा और 34 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब बस यहाँ पर +7/3, तो ये पार्ट आपका अलग है, तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 17 का पाड़ा में 2 बार में, 17 का पाड़ा 5 बार में। ठीक है, और देख लीजिए 3 का पाड़ा में 3 बार में, तो कितना आ गया मेरा, तो ये आ गया मेरा 5/6 + 7/3। तो इसको बस आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्या बोला आपसे, ए बी एवं सी आपस में साझेदारी करते हैं। ए 4 महीने के लिए 1200 रुपये लगाता है, बी 8 महीने के लिए 1400 रुपये लगाता है और सी 10 महीने के लिए 1000 रुपये लगाता है। उनकी साझी आमदनी 585 रुपये है, हो तो ए और बी का कुल लाभ कितना हुआ। तो फ्रेंड सिंपल सा क्वेश्चन है, और आपको पता है आपका क्या होता है, पार्टनरशिप से साझेदारी से आपका क्वेश्चन एक तो जरूर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका फिक्स नहीं है कि हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ये किसी किसी शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, कल भी आपका पूछा गया था एक शिफ्ट में और आज भी आपका एक शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझने चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, कोई ए बी सी है। ठीक है, तो ए बी सी, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कभी भी साझेदारी में पैसे जब भी आपका जो भी जितना महीने के लिए लगाता हो उतने ही उसके अनुपात में वो लोग में पैसा बढ़ता भी है जब भी आपका लाभ होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तो आप लोग जान रहे होंगे। तो ये चीज़ आपका 3 जन है, आपका कितना बोला जा रहा है, आपका ए कितने महीने के लिए लगा रहा, तो ए 4 महीने के लिए लगा रहा और कितना लगा रहा, 1200 लगा रहा, तो यानी 1200 गुना 4 हो गया। ठीक है, यही अनुपात में लोगों के बीच में पैसे भी बटेंगे। अब बी क्या बोला, 8 महीने के लिए लगा रहा, कितना लगा रहा, तो 1400 लगा रहा, तो 1400 गुना 8। फिर और देखिए सी कितना लगा रहा था, तो सी 10 महीने के लिए लगा रहा और वो कितना लगा रहा, 1000 रुपये लगा रहा, तो 1000 गुना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 महीने के लिए लगा रहा तो 10 हो गया। ठीक है, तो बस इसको काट लीजिए, जो आपका अनुपात आ रहा तो ये 585 रुपया भी उतने ही अनुपात में वो लोगों को लाभ में बटेगा। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या, ए और बी, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ए बी सी का आपको कोई अनुपात आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए बी सी का कोई भी अनुपात आएगा, अब उतना रेशियो का मतलब ये तीनों का जो अनुपात आएगा वो किसके बराबर होगा, 585 के बराबर होगा। तो आपसे ए और बी का लाभ पूछा है। ठीक है, तो आप इसको उम्मीद करता हूँ आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, और इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्या बोला आपसे, उस पुल की लंबाई बताए जिसे 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है 30 सेकंड में पार कर सकती है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, आपका ट्रेन से क्वेश्चन, आप लोगों को पता है ट्रेन से क्वेश्चन आपको 1 से 2 जरूर देखने मिलेंगे। ठीक है, यानी आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन से मिला के आपको टोटल 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेंगे। ठीक है, तो आपका ये इस क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया, उस पुल की लंबाई बताए जिसको आपका कोई ट्रेन जो है 130 मीटर लंबा रेलगाड़ी जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और 30 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है, तो आपको बस पुल का लंबाई बताना है, तो सिंपल है। तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो अब स्पीड तो मेरे को पता है ट्रेन का, और डिस्टेंस यहाँ पास क्या होगा, तो आपका ट्रेन का लंबाई होगा और पुल का लंबाई होगा, क्योंकि उसी को पार कर रहा है। और जब उसको पार करता है तो दोनों का लंबाई को जोड़ते हैं, और जब कोई खंभा को जब कोई पार करे ट्रेन, तो सिर्फ आपका ट्रेन का ही लंबाई आता है। तो बस सिंपल से इसको बना लीजिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 45 किलोमीटर है, तो 45 किलोमीटर को पहले आपको मीटर पर सेकंड में लेके आना। तो मीटर पर सेकंड में लाने के लिए क्या करना होता है, तो आपको 5/18 से करना होता है, और जब वही उसको उल्टा करना होता है तो विपरीत में, तो 18/5 से कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका 9 2 18 और 9 5 45 हो गया। ठीक है, तो यानी मेरे यहाँ क्या आ गया, 25/2 आ गया, ये आपका 25/2 आ गया। अब यहाँ पास क्या हो गया, और यहाँ पास मेरा ये स्पीड आया और डिस्टेंस क्या होगा, तो 130
प्लस क्या होगा मेरा वो पुल का लंबाई, तो यहाँ पर x मान लीजिए, और ये 30 सेकंड में पार कर रहा था, जो कि 30 सेकंड में पार कर रहा है। तो बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा, वही आपका पुल का लंबाई हो जाएगा। ठीक है, और आपका इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, दो संख्याओं का योगफल 20 है एवं अंतर 5/2 है, तो संख्याओं का अनुपात निकाले। तो फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस में भी बता दिया, तो आप ये वाले क्वेश्चन को आप मुझे बना के कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन आज आपका पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोगों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि आपका अनुपात से फ्रेंड्स आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपका अनुपात पे बेस रह रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग मुझे बना के कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ किसका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपका, अनुपात 19:23 के प्रत्येक पद में से कितना घटाया जाए कि अनुपात बदलकर 3:4 हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन डायरेक्ट समझ गए होंगे। पहले क्या बोल रहा है, कोई अनुपात है 19/23 का। ठीक है, उसमें से बोल रहा है कि प्रत्येक पद में से कितना घटाया जाए कि अनुपात बदलकर 3/4 हो जाए। तो कितना घटाया जाए, मतलब दोनों में से कितना घटाया जाए, मतलब कोई एक ही, जितना भी घटाया जाए वो दोनों में सेम ही घटाया जा रहा होगा। तो यहाँ पास मान लीजिए x घटा रहा है, यहाँ भी आपका x घटा रहा है, तो ये बदल के कितना हो रहा है, तो अनुपात बदल के 3:4 हो जा रहा है। तो 3:4 हो जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका निकल जाएगा x का वैल्यू, तो उतना ही घटाया जा रहा है जिसमें आपका बन जा रहा है 3:4। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझे होंगे, और इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर सब देखिए क्या बोला आपसे, 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि इसमें अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो 1 वर्ष वृद्धि हो जाए। ठीक है, यहाँ पर वृद्धि है, वृद्धि हो जाए, अध्यापक की आयु बताइए। तो सिंपल है, 25 आयु का पहले 25 छात्रों का औसत क्या है, 17 है, तो यानी 25 छात्रों का आपका योग निकाल लीजिए, पूरे कितने होंगे उसके पूरे मतलब आपका एज, तो 25 × 17। ठीक है, यहाँ पास आप इसको क्या कर लीजिए, तो 17 × 5 = 85 और 8 कैरी हो गया, 17 × 2 = 34 और 34 और 8 कितना हो जाएगा, तो ये आपका 42 हो जाएगा, यानी आपका 425 हो गया। ठीक है, अब आपका क्या बोला था, अध्यापक जब आपको शामिल कर लिया जाता है तो उसका औसत में 1 का वृद्धि हो जाता है। ठीक है, 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, मतलब 17 से कितना हो गया, तो 18 हो गया, और 25 आदमी से कितना हो गया, तो उस समय आपका 26 आदमी हो गया। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पास आपका क्या सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका 18 6 कितना होता है, तो 108 होता है, तो ये आपका 8 हो गया, 10 कैरी, और 18 2 36, और 36 और 10 कितना हो जाएगा, तो 46, यानी आपका 468 हो गया। तो बस इसको इसमें से लेस कर लीजिए, तो वही आपका अध्यापक का हो जाएगा। तो 8 से 5 जाएगा तो आपका 3, और 6 से 2 जाएगा तो 4, तो यानी आपका अध्यापक का एज कितना हो जाएगा, तो 43 वर्ष हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग समझ आएगा। तो बस इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और आज आपका एक तो आपका इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बता देता हूँ। आपसे मध्य निकालने बोला गया था, नंबर आपको दे दिया गया था, और आपको बोला था इसका मध्य निकालिए। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया, और इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आपका वर्ग से भी निकालने बोला गया था, वर्ग दे दिया था, और एक आपका आयात दे दिया था, जिसको आपको इसी से आपको रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन पूरे अच्छे से नहीं समझ आए थे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पास नहीं लिया था। ठीक है, अगर आने वाले समय में फिर से पूछे जाते हैं तो मैं आपको इसको पता करके ये भी क्वेश्चन आपको आने वाले समय में करा दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। यदि आप हमारे चैनल पहली दफा आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।